मैं शुरू कर दूँ। हमने थोड़ा सा पढ़ चुके थे ना, तो फिर से करना। हाँ पढ़ी लेते हैं, याद कुछ होगा तो फिर से भी काटे मारने देख लेते हैं क्या दिया। उस टाइम तुम्हारे पास नोट्स थे ना, तुमने नोट्स में से पढ़ा था ना? मेरे चलो, तो ये ना मेजॉरिटी चैप्टर रेडी है। एक बार हम कोशिश करेंगे जितना हो सके जल्दी इसको भी कंप्लीट करते हैं। अब 13th चैप्टर सारा कुछ स्पेसिफिकली एनवायरनमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ। एनवायरनमेंट इन द सेंस कि कॉर्पोरेट सेक्टर में किस हिसाब से इफेक्ट पड़ रहा है, और फिर एनवायरनमेंट की बात करते 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 थोड़ा सा बाहर भी निकल जाते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर के, और फिर सारा कुछ बात करते हैं, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन। साथ साथ ये क्यों कर रहे हैं लोग इतना ज़्यादा, क्योंकि ESG पढ़ रहे हैं हम लोग, उसके अंदर इन्वायरमेंट है, तो बस एनवायरमेंट में फोकस जाएगा ही जाएगा, राइट। तो तुम्हारा ये इंट्रोडक्शन और ये सब तो ठीक है, इसमें ना इंट्रोडक्शन मार्क कर लो, पहला तो इम्पोर्टेंस मार्क कर लो। क्या नहीं, वो वैसे ही होता है। ये पहला इंपॉर्टेंस मार्क कर लो। इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट इज एविडेंट फ्रॉम द फॉलोइंग फैक्ट्स। ये पहला कि एनवायरनमेंट क्यों ज़रूरी है, ये तो तुम बना ही सकते हो ना, बस वही एक पहला पॉइंट, भले हेडिंग्स बनाने से बना लेना। फर्स्ट पॉइंट वो एक रिसोर्स प्रोवाइडर होता है, एनवायरनमेंट इज अ रिसोर्स प्रोवाइडर। सेकेंड, ये लाइफ सस्टेनर, कि आपकी लाइफ को सस्टेन करने के लिए एनवायरनमेंट ज़रूरी है। थर्ड पॉइंट तुम्हारा वेस्ट मैनेजमेंट हो जाएगा। पता लग रहा है ना हम लोग एग्जैक्टली क्या कहाँ लिख रहे हैं, राइट। सेकंड पैराग्राफ इंपॉर्टेंस, फर्स्ट पॉइंट रिसोर्स प्रोवाइडर्स, लाइफ, सेकंड लाइफ सस्टेनर, थर्ड वेस्ट मैनेजमेंट, फोर्थ नेचुरल ब्यूटी, और फिफ्थ लिख लोगे एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। हो गया। अब यहाँ तक के बाद तुम्हारे पास है the above mentioned points have been discussed at length in ensuring paragraphs thereby focusing on the importance of environment conservation। तो environment conservation के अंदर उन्होंने अलग अलग सेगमेंट्स की बात कर ली कि आपको जैसे एक पढ़ रहे हैं सिर्फ, बाकी का तुम्हें फिर अप्रोच पता लग जाएगा। एग्रीकल्चर में लिखा उन्होंने एग्रीकल्चर रिलाइज ऑन द एनवायरनमेंट and so do we rely on agriculture. Country's wealth could be measured on its ability to feed its people. Although not all nations can produce agriculturally, preserving the environment with regard to agriculture could mean preserving soil erosion, flooding, etc. Right? तो environment सही होना ये हर चीज़ों के लिए जरूरी है। अगर आपको एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ करनी है तो उसके लिए भी environment अच्छा होना पड़ेगा। तो पहला तुम्हारा अब यही पॉइंट के हिसाब से तुम देख लोगे। सेकेंड पॉइंट फिशिंग करनी है, एनवायरनमेंट सही होना चाहिए। Climate, human activities have a direct impact on climate and a subsequent effect on all life, global warming और ये सब आ रहा है समझ। अगला पॉइंट पढ़े। नेक्स्ट तुम्हारे पास वाटर क्वालिटी है, अच्छी वाटर क्वालिटी होनी चाहिए, वाटरफॉल और होना चाहिए, कंजर्वेशन करोगे एक्सेट्रा। फिर तुम्हारे पास एयर क्वालिटी, इसमें तुम दिल्ली विल्ली का लिख सकते हो, ठोका ठोकी अगर आगे कहीं करते तो। दिल्ली का इंडेक्स बहुत ज़्यादा खराब है, नॉर्मल 50 है, दिल्ली का 600 है। इतना फर्क है, नहीं इतना इससे भी ज्यादा है, 300 कुछ है, 300-400 नॉर्मल अपने इधर 150 चल रहा है। वैसे अच्छा एयर क्वालिटी इंडेक्स 50 होता है शायद, 50 नहीं कम। क्या है दिल्ली का देखियो 400 मतलब 300 कुछ था कर है। फिर वो दिवाली के टाइम पे ज्यादा होता होगा। अभी 373 है, और हमारे इधर का भी काफी खराब है। इधर वहाँ का चंडीगढ़ का है कल 400 था शायद, चंडीगढ़ का 150 है। चंडीगढ़ तो बहुत अच्छा है। और जीरकपुर जहाँ हम रहते हैं 216 230 ऐसे। जीरकपुर को बंद है नहीं, अभी थोड़े दिन से ये खराब हुए, कभी पर शादियों 3-4 का दिन सीजन पहले है, ठीक था। शादियों का सीजन है, बहुत ज़्यादा वहाँ है ट्रैफिक है हमारे, ट्रैफिक ट्रॉफी की उस वजह से। मुश्किल है। उसके बाद क्या है, प्रोटेक्ट्स बायोडाइवर्सिटी, वाइल्ड लाइफ, प्रोटेक्ट अर्थ सीधा और कुछ रहेगा नहीं कोई, और ह्यूमन हेल्थ। ठीक है,
एस्पेक्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट, पॉलिसी रिलेटेड एस्पेक्ट्स में उन्होंने क्या बोला कि इंडिया अलग अलग पॉलिसी इनिशिएटिव्स नहीं यूज करती कि भाई ये सब इसका ये बचाओ पेड़ बचाओ गाओ स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत, हाँ गांधी, तो ये सब बस अब अलग अलग पॉलिसीज। गांधी ने तो स्टार्ट करा था ना स्वच्छ भारत। गांधी ने तेरे को ये पता ही नहीं क्या तेरे को कुछ? नरेंद्र मोदी ने नहीं किया। वो तो दोबारा लेके आया कि गांधी जी ने जो कह रखा है स्वच्छ भारत उसको दोबारा कंटिन्यू करो। वो गांधी ने गांधी के टाइम में भी गंदा था क्या भारत? तब से हम लोग कचरा फैला रहे हैं। गंदगी तो होती ही है मैम। नहीं तब तो नहीं होगा इतना। नहीं स्वच्छ भारत तब तो स्वतंत्र भारत होगा। नहीं स्वच्छ भारत के इनिशिएटिव थे मैम। नहीं थे मैम थे। आप स्वच्छ भारत स्टार्ट ही करा था उसने गांधी मुझे ने। नहीं पता। ये पढ़े हमने तुमने सही में। मेरे को नहीं याद है। मेरे को नहीं याद है। मैंने नहीं पढ़ा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, महात्मा गांधी। अच्छा महात्मा गांधी के बर्थडे पे स्टार्ट करा था इस करके। नहीं उसके इसी का विजन तो है। विजन है वो, उसका विजन है चाहता उसका कि कंट्री क्लीन होनी चाहिए। महात्मा गांधी का तो हर कोई चाहता है। हर कोई चाहता है, हम भी चाहते हैं कि साफ सुथरा हो और हम इनिशिएटिव भी लेते हैं। मैं नहीं कहता कोई गंद इधर उधर नहीं गिरता ना। ठीक है, अब जब गिरेगा ना मैं वीडियो बनाऊंगी। चलो पहला पॉलिसी रिलेटेड एस्पेक्ट्स। अभी इन इंडिया, ये मैं सीधा पॉइंट्स पढ़ रही हूँ। इन इंडिया द मेजर रेगुलेटरी बॉडीज आर इंटरेस्टेड विद एनवायरमेंटल रिलेटेड मैटर्स आर, पहला मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट इज अ नोडल एजेंसी इन द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द प्लानिंग प्रमोशन कोऑर्डिनेशन एंड ओवरसीइंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनवायरमेंटल एंड फॉरेस्ट्री प्रोग्राम्स, राइट। ये UNEP एक वो क्या होता है अपना प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम है जो स्पेसिफिकली फोकस कर रहा है ये मिनिस्ट्री ऑफ ये इस पे क्या इस पे प्लानिंग कोऑर्डिनेशन ओवरसीइंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनवायरमेंटल प्रोग्राम्स, ठीक है। फिर अगला तुम्हारा सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB, ये एयर और वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए बैठा हुआ है। और कोई है खास? थर्ड पैराग्राफ, इसके अगले नेक्स्ट पैराग्राफ में the environmental safeguard policies are framed by the government of India to reduce the risk due to impacts of development. These environmental safeguards have the potential to address key challenges such as biodiversity conservation, natural resource management and pollution abatement through specific policies that integrate environmental concerns into decision making. उसके बाद तुम्हारा नेक्स्ट जो एग्जिबिट 2 जैसा कुछ दिया है डब्बा, लास्ट पैराग्राफ प्राउ इन 2015, उसी वो पेज पे लास्ट पैराग्राफ इन 2015 इंडिया रिलीजियस नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन NDC मिला, इसी में ये लास्ट पैराग्राफ है, ठीक है। NDC उन्होंने किए और लास्ट लाइन में लिखा था की हाईलाइट्स ऑफ इंडियाज अपडेट NDC इंक्लूड ये पॉइंट्स at the top COP26 in Glasgow कॉन्फ्रेंस जहाँ पर अलग अलग कंट्रीज आती हैं, राइट। तो इन इंडियाज प्राइम मिनिस्टर अनाउंस्ड 5 टारगेट्स टू फाइट क्लाइमेट चेंज। इंडिया विल रेज इट्स नॉन फॉसिल एनर्जी, मीट 50% of its energy requirement from renewable resources, reduce total polluted carbon emission by 1 billion ton and reduce carbon intensity of its economy by more than 45%, achieve the target of net zero by 2070। और लास्ट में लिख दिया गया इंडिया इज currently not on track to meet this ambition। याद है, पढ़ा था ना, ये हो गया। उसके बाद तुम्हारा एक्सेट्रा नेक्स्ट आ जाओ एनवायरमेंटल परमिट्स पर, ये काम की चीज है। Beginning March 5th 2016 the Ministry of Environment, Forest and Climate Changes has adopted a new method of classifying each type of industry। कॉन्सेप्ट हाँ ये पढ़ा था ना, वाइट इंडस्ट्री हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड फॉर क्लासिफाइंग नॉन पॉल्यूटिंग कंपनीज। अब क्लासिफाई करने के बाद उन्होंने बोला कि जिस कंपनी का PI स्कोर 60 से ऊपर होगा, नीचे दिया हुआ है रेड ऑरेंज ग्रीन वाइट, जिसका PI स्कोर 60 से ऊपर है वो मतलब बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। ये है तुम्हारी रेड कैटेगरी की, ऑरेंज कैटेगरी 41 to 59 वाली, ग्रीन में 21 to 40 और 30 जो एकदम बढ़िया सोलर पावर वही सब है। इसमें भी हम देखा था वाइट में कोई भी नहीं है फिलहाल ना, ये है वाइट में होती है सारी की सारी में मोस्टली नहीं रे, मोस्टली तो कहाँ से होगी? क्यों? अगर कोई कपड़े बनाने वाली इंडस्ट्री है
तो वो कौन सा पोल्यूशन कर रही है? कब तक करती है? मेटल्स मैन्युफैक्चर भी बाइक इंडस्ट्री में आ जाता है। यहाँ पे देखना क्या लिखा है, सोलर पावर जनरेशन थ्रू सोलर, ये फोटो नहीं, पोल्यूशन भी बिजली से यूज कर ही रहे ना। अच्छा वो सब कुछ आ जाता है, कल धुआं ही थोड़ी। थ्रू सोलर फोटोवोल्टिक सेल्स, विंड पावर एंड हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर, ये लेस देन 25 मेगावाट्स, ऐसी वाली इंडस्ट्री वाइट में आएगी। उसके अलावा तुम्हारा एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स, पर ऐसा ही है यार। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स में क्या दिया है, थर्ड लाइन ऑफ एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स आर दोज कंसर्न्ड विद द natural environment including air, water, biodiversity, events cause impact resulting from activities such as construction, energy use, etc. तो ये सब एक्टिविटीज से एनवायरनमेंट पर इम्पैक्ट पड़ रहा है, राइट। नेक्स्ट पैराग्राफ, pollution, contamination or destruction that occurs as a consequence of an action that can have short term or long term ramification is considered as environmental impact। ये काम की चीज हुई, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज जिसके वजह से शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म इफेक्ट पड़ रहा है एनवायरनमेंट पर, उसको एनवायरमेंटल इम्पैक्ट कहेंगे। सेकंड लास्ट पैराग्राफ ऑफ environmental impact on health have long major concerns on social reform, forward looking health, professional and social movements, हर चीज पे इफेक्ट पड़ता है। state of society's environmental health is very related to its social and economic organizations etc. right, ये तुमने मार्क किया। उसके बाद come to the next page, ये बाकी तो रीड है, इससे कुछ फालतू सा ही है, 3-4 इसमें से लाइन्स मार्क कर लेना, तुम्हारा आंसर बन जाएगा बस। उसके बाद तुम्हारा वो आईपैड है ना, आईपैड है ना, ये आईपैड है इक्वेशन, तुमने क्या बोला, आईपैड इक्वेशन ना। अब यहाँ पर इन्होंने ना ऐसा बोला हुआ है, हमने पीछे एनवायरमेंटल इम्पैक्ट जो पढ़ा ना, तो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को इन्होंने इक्वेशन के तौर पर बोला कि P इज पॉल्यूशन, A इज वो अफ्लुएंट बोलते हैं, अफ्लुएंट इसकी कितना कंजम्पशन हो रहा है पर पर्सन, कि एक इंसान कितनी एनर्जी कंज्यूम करता है, और T इज द टेक्नोलॉजी, तो और टेक्नोलॉजीज इम्पैक्ट ऑन द और पर यूनिट ऑफ कंजम्पशन बाय द टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट इन तीनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके हम बता रहे हैं, ठीक, पॉइंट समझ में है। आईपैड इक्वेशन इज I इज एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, P इज पॉल्यूशन, A इज अफ्लुएंट और कंजम्पशन। ये पॉपुलेशन नहीं है, नीचे पॉपुलेशन लिखा हुआ है, पॉपुलेशन है, सॉरी पॉपुलेशन सॉरी लिखा तो मैंने पॉपुलेशन नहीं है, पता नहीं पॉपुलेशन। A से एफ्लुएंस है एक्सप्रेस्ड फॉर एग्जांपल एज कंजम्पशन पर पर्सन, और टेक्नोलॉजी तुम्हारा क्या इम्पैक्ट पर यूनिट कंजम्पशन, ऐसा। तो ये सब से मिलके तुम्हारा आईपैड बनेगा, राइट। एक चीज ये हुई, उसके बाद उन्होंने इक्वेशन 2 बनाई, वो डेरिवेशन टाइप की नहीं होती, ये उल्टा है डेरिवेशन का, ठीक था, उसको उन्होंने बढ़ा कर दिया, और ये आईपैड में PAMDH भी डाल दिया, ठीक है। और M हियर इज द मटेरियल, M इज द वो मटेरियल्स जो यूज हो रहे हैं, राइट। तो तुम्हारा इन्होंने ना स्पेसिफिकली बोला M इज द मटेरियल इंटेंसिटी, D इज द डिसिपेशन फैक्टर, और H इज द हैजार्ड फैक्टर। ये 3 चीज को उन्होंने बोला, ये विच डिपेंड्स ऑन द केमिकल फॉर्म ऑफ मटेरियल लॉस्ट एंड ससेप्टिबिलिटी ऑफ द रिसीविंग इकोसिस्टम, कि जो भी मटेरियल्स यूज हो रहे हैं या इम्पैक्ट कर रहे हैं उनका। तो ये अलग से तुम्हें तो भी कैसे पढ़ोगे, बस रट्टा वाली चीज है ये आईपैड सिचुएशन है, कोई न्यूमेरिकल थोड़ी आ जाएगा इस पे, बस ये एनवायरमेंटल इम्पैक्ट इन सारे फैक्टर्स पे वो केमिस्ट्री ड्राइव किया गया है। आया समझ में? एक ना वहाँ पे लिख लो शॉर्ट नोट टाइप का, नोट नहीं बस 4 लाइन, मेरे को ना आईपैड को कंक्लूड करना है तुम्हारे लिए, बोला ना खिचड़न, क्योंकि नीचे वाला हमने पढ़ना भी नहीं है। आईपैड लिख दो, आईपैड इक्वेशन ऑफर, आईपैड इक्वेशंस ऑफर, आईपैड इक्वेशंस ऑफर insights into the relationship between, insights, हाँ insights into the relationship between population growth, comma economic growth and technological progress,
which help to set sustainability goals for future development. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि आईपैड से आपको पता लगेगा कि कितना एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है, हर एक चीज़ का एनवायरमेंटल इम्पैक्ट पता लग गया। उस इम्पैक्ट को देखने के साथ साथ आप सस्टेनेबल गोल सेट कर सकते हो कि ये नहीं मुझे ये अचीव करना है एक्सेट्रा। तो पहले आईपैड सिचुएशन बहुत इजी थी, I = P/A/T, बस P × T, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इससे आ गया। फिर लेटर ऑन 3 एडिशनल फैक्टर्स घुसाए हुए MDH वाले, राइट। तो MDH में वो मटेरियल डिसिपेशन फैक्टर कुछ डाला और टेक हैजार्ड फैक्टर डाला, MDH ये तीनों डाल दिए जब एडिशनल टर्म्स वर इंट्रोड्यूस्ड एंड दे वर अकाउंटेड फॉर। उसके अलावा एक वो का ये आइडेंटिटी वाला जो है, ये तो लगता नहीं है मार्क करने की जरूरत है, ये रहने दो, कचरा सा ही है। इसमें ना सेकंड लास्ट पैराग्राफ बस मार्क कर लो। The good news is that the awareness of ESG issues and targeting goals beyond maximizing profit and minimizing risk, मिल गया, is now a growing trend among the corporates around the world, and this trend is now reflected among Indian companies too. Much like their global counterparts, they are also paying attention to ESG framework. ठीक है, दिस इज डन विद। उसके अलावा इन्फोसिस, मैरिको, इसमें से एक आधी कोई कंपनी देख लेना। फिर वेल्सपन भी नहीं, ठीक है। एनर्जी कंजम्पशन नेक्स्ट है। एनर्जी कंजम्पशन तो थर्ड लाइन में पढ़ रही हूँ उस पैराग्राफ की। Energy presents a fundamental need ranging from but not limited to the essential service of cooking, heating, cooling, lighting, mobility and operation of appliances, to information and communication technology and machines in every sector of every country। ठीक है, तो energy can be classified into several types based on the following criteria: primary and secondary energy, commercial, non-commercial, renewable, non-renewable। पता है सारा EVS है ना, ये तो पढ़ रखा हुआ ना। तो प्राइमरी सेकेंडरी एनर्जी कौन सी होती है? प्राइमरी मतलब जो नेचर में होती है, आप सीधी लेते हो, स्टोर्ड है, इधर फाउंड और स्टोर्ड इन द नेचर। तो कॉमन प्राइमरी नेचुरल गैस, बायोमास और ये सब। और अदर प्राइमरी एनर्जी अवेलेबल इन न्यूक्लियर, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस एक्सेट्रा, राइट। उसके अलावा कमर्शियल है, नॉन कमर्शियल, जो बेची जा सकती है वो कमर्शियल, जो नहीं बेच रहे हो वो नॉन कमर्शियल। ठीक है, यहाँ तक बताओ। रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल पता है ना? अगला पेज में क्या है तुम्हारे? एनर्जी कंजर्वेशन सिनेरियो, महिंद्रा, आईटीसी, केसेस ऑफ सिलेक्टेड इंडियन कंपनीज। फिर से इसमें महिंद्रा ग्रुप है, आईटीसी ग्रुप है, एचडीएफसी बैंक, बोर्ड। तुम्हारा ये सब नहीं है ना ऐसा कुछ? मेरे 6-7 पेज ऐसे ही है। नहीं होगा, समझ आ गया। सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन है 2001 है। नहीं वही वो नहीं है, कर दिया क्योंकि कोई पढ़ेगा थोड़ी। देखा भी नहीं मैंने तो हेडिंग का, उसमें लिखा भी ओनली फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस। इनको पता लग गया हमें कोई दिलचस्पी नहीं इंफॉर्मेशन। ये ना जो अभी कंपनीज है ना, वो एनर्जी कंजर्वेशन सिनेरियो केसेस ऑफ सिलेक्टेड इंडियन कंपनीज वाला ना, उसमें एक आधा कोई कंपनी देख लो यार, महिंद्रा ग्रुप या एचडीएफसी बैंक कोई। हाँ चलो ऐसे कर लेना, पर ये देख लेना। उसके बाद तुम्हारा है खत्म, अवेयरनेस आ गया। वही है गेटिंग, पहला देख पॉइंट टू गेट अवेयरनेस। फीचर्स ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन आता है 2001। हाँ उसके पहले कुछ भी नहीं है। टीसीएस और टीसीएस पे खत्म है, फिर ये है सिग्निफिकेंट फीचर्स। तो एक सेकंड के लिए मैं इसको कट कर देती हूँ। फिर तुम्हारा अगेन कुछ होगा इसमें जो मेरे में नहीं होगा।
सिग्निफिकेंट फीचर्स ऑफ एनर्जी कंजम्पशन एक्ट 2001, इसका ना अब कंजम्पशन ही कंजर्वेशन है। कंजम्पशन 2001 है। हाँ जी। उसके बाद अगले पे सिग्निफिकेंट 2002 है, 22 है सॉरी। हाँ जी। उसके बाद कोई है, एक मिनट ना 22 के बाद क्या है, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, ये है ना। तो 2001 नहीं पढ़ते हैं, 2001 पे मुझे तो ईड मार्क कर लो, क्योंकि जब 22 आ गया तो फिर 1 वाला क्यों पढ़ेगा ना, और 22 मार्क कर दो। सिग्निफिकेंट चेंजेस इन एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2022, पहला कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम, ये अपने को समझ में आ गया, बहुत बार हमने सुन लिया है उधर से, वही कार्बन नेट कार्बन जो भी होगा ट्रेड करते हैं। जिसके बाद जो बचाता हूँ पैसे में आके भेज देते हैं। बढ़िया। नेक्स्ट ऑब्लिगेशन टू यूज नॉन फॉसिल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। नॉन फॉसिल सोर्सेज मतलब रिन्यूएबल वाले हो गए ना, जो फॉसिल फ्यूल्स है वो रिन्यू नहीं हो पाती उस रेट पर जिस रेट पे हम उसको यूज कर रहे हैं, इसलिए उनको नॉन फॉसिल सोर्सेज से यूज करो। उसके अलावा एनर्जी कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल बिल्डिंग कोड, ये तुम्हारा है कि अमेंडमेंट एक्ट सब्स्टिट्यूट्स द डेफिनेशन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड्स विद एंड सस्टेनेबल बिल्डिंग डाल दिया, बस और कुछ नहीं। जो भी आप ग्रो कर रहे हो करो, एनर्जी कंजर्व करते करते करो, पहले ऐसा था। अब ये जो हेडिंग है ना, इसमें पहले सस्टेनेबल नहीं लिखा होता था, अब सस्टेनेबल लिखा हुआ है बस। इसके अलावा रिन्यूएबल एंड एनर्जी नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन अमेंडमेंट एक्ट फोकसेस ऑन प्रमोशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एंड नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन व्हिच इज एम्ड एट डेवलपिंग डोमेस्टिक कार्बन मार्केट्स एंड कॉम्बैटिंग क्लाइमेट चेंज। ठीक है। पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस, the amendment act seeks to a minimum share of penalties of non-compliance with the provisions including penalties। लिखी है नहीं लिखी है, ये पेनल्टी नहीं लिखी। उसके बाद एनर्जी कंजर्वेशन 2001 is statutory body in India। BEE पूछा जा सकता है ना, BEE क्या है, शॉर्ट नोट नहीं पढ़ लेते ना। At this, it is imperative to discuss about Bureau of Energy Efficiency. The Bureau of Energy Efficiency, established under the Energy Conservation Act 2001, is a statutory body in India with the following key features. पहला statutory body है, established as statutory body under the provisions of the Energy Conservation Act 2001, is responsible for initiating and implementing policies and methodologies to improve energy efficiency in the Indian economy. Right? फर्स्ट पॉइंट ठीक है, सेकंड पॉइंट कट कर दो। थर्ड पॉइंट फोकस ऑन सेल्फ रेगुलेशन एंड मार्केट स्टैंडर्ड्स। BEE aims to develop policies and methodologies that emphasize self-regulation and market standards. This approach promotes voluntary adoption of energy efficient practices by industries and consumers and encourages the use of market mechanisms to drive energy efficiency improvements. ठीक है यार, क्या उसके बाद तुम्हारा accelerated and sustained adoption of energy efficiency. नेक्स्ट प्रमोटिंग एनर्जी एफिशिएंसी इन ऑल सेक्टर्स। ठीक है। फिर ऑब्जेक्टिव्स देख लो, ऑब्जेक्टिव्स पे नॉट इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना, बस है। पावर्स एंड फंक्शंस नहीं पढ़ेंगे, कट कर दो, सब कट कर दो। और वे फॉरवर्ड इंडियाज एनवायरमेंटल इंप्रूवमेंट सिनेरियो ये है। इसके बाद हाँ, तो बस ये वाला देख लेते हैं। अगेन है सेम बातें, बस पहला एनर्जी ट्रांजिशन बोला। द यूटिलाइजेशन रेट ऑफ कोल पावर प्लांट इज फॉलिंग। India's coal mine use only 2/3 of the capacity, with some large ones using only 1%. Despite this situation, third line में लिखा है, despite this situation, India's hosted its biggest ever coal mine auction just few weeks ago, allowing mining in some of India's most ecologically rich and fragile forests and rural areas populated by the tribal community. Same लिखा है तुम्हारी किताब में, मेरे में भी few weeks ago, तुम्हारे में भी few weeks ago। बढ़िया। एनर्जी ट्रांजिशन है। फिर कार्बन सिंक आ जाओ, वो छोड़ दो, बाकी का कट कर दो। कार्बन सिंक आ जाओ। इन 2015 इंडिया हैज बीन प्लानिंग ऑन इंक्रीजिंग इट्स फॉरेस्ट एंड ट्री कवर एंड हैज इनिशिएटेड सेवरल प्रोग्राम्स लाइक कार्बन ग्रीन इंडिया मिशन, ग्रीन हाईवेज पॉलिसी, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स फॉर फॉरेस्ट प्लांटेशन along rivers and more to achieve the same. However, the total forest हाँ ठीक है, परसेंट पोर्शन तो क्या करोगे यार, इसमें से मेरे को नहीं लगता कुछ आने वाला है। ऐसा ही लग रहा है मुझे।
पढ़ के चले जाएंगे, क्या पता उसमें से हम सर एक जो पढ़ रही है चल ये क्या आएगा, जो पढ़ रही है ये क्या आएगा। कल मैं 28 चैप्टर पढ़ी थी, वो भी ऐसा सर लिख दिया। पर उसमें भी तो आया यार, क्या है ना उसमें, 4 चीजें हैं पढ़ने वाली। आ सकता है उसमें से। ये फिर भी ये ग्रीन ये चैप्टर ही थोड़े ऐसे ऐसे से हैं, थोड़ा कोशिश करके इसको तभी मैं कह रही हूँ फटाफट खत्म कर। 11 लेक्चर हैं इसके, 11 पागल हो गया आदमी बड़ा। 11 लेक्चर ये खत्म हो गया मेरे में तो। हाँ तुम पढ़ो मेरा तो खत्म हो गया। खत्म हो गया, ये तो आपके में सच में खत्म ही हो गया। हाँ, क्योंकि ये याद इंडस्ट्रीज है। है वो, ये तो वो है कि कैटेगरी दे रखी है उनकी इंडस्ट्रीज की। फिर उसके बाद कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म की प्रिंसिपल, ठीक है स्टडी ये इंपॉर्टेंट लग रहा है ना मेरे को कि कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म जो नया है ना वो सब लास्ट में, ये बीच का तो एक कट ही जाएगा सारा। ये देखो ना, ये तो वो कट ही जाएगा। जैसे वो इम्पोर्टेंट है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो नया है ना वो सब इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि नया है। आप ये पढ़ देना, सी बी है। करती हूँ किताब का, ये तो प्रिंट आउट्स निकालती हूँ या देखती हूँ क्या करूँ। ये आपके नाम वही है ये, फिर से बेचने वाला। बेचने वाला। मैंने एक लाइन पढ़ी है, बाकी मुझे ये लग रहा है। देखो, टूल टू पुट अ फेयर प्राइस ऑन कार्बन इमिटेड, वही नहीं हो रहा है। तुम्हारी अच्छा पहले जहाँ से शुरू हुआ था जब हम ये पढ़ रहे थे, उसके बाद तुम्हारे वो एग्जिबिट 2, 3 थे क्या कुछ जो हम जहाँ पढ़ रहे थे उस टाइम पे? मैं अपना चैप्टर तो खत्म करूँ, एग्जिबिट 2 और 3 उसके बाद। अच्छा अभी जो पढ़ रहे थे, हाँ अभी जो पढ़ रहे थे नहीं तो फिर मेरे को पता लगे ICMA, ग्रीन प्रोजेक्ट कैटेगरीज है हाँ जी, वो रीड मार्क कर लो ज्यादा। उससे पहले हमारा ये टेबल ये नहीं बना हुआ, ये नहीं बना हुआ। ये डब्बा भी नहीं बना, हाँ नहीं ये तो था, नहीं बना। इधर नहीं आओगे कहीं पे तो भी। यही तो पढ़ रहे थे हम से मैरिज। फिर ग्रीन प्रोजेक्ट बस ये इसको रीड मार्क करना और कुछ नहीं इसमें। खत्म। मेरा चैप्टर तो खत्म। अभी मैं लाती हूँ यार, मैं किताब लाती हूँ अभी कल के, कल मेरा एक और काम आ गया। S&P किताब लेके आओगे पूरी? नहीं करती हूँ ना किताब का जुगाड़, मतलब वो प्रिंट आउट फिर हर चैप्टर में सरप्राइज मिल रहा है। S&P ग्लोबल कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट। ये भी इम्पोर्टेंट लग रहा है। जो न्यू है ना, एक बार तुम रीड कर लो और फिर इसके अंदर भी हम वही करते हैं कि जो डाउट्स हैं वो फिर सॉल्व करते हैं। ये भी हाँ बाय बाय।